आप मुझ पर हक नहीं जता सकते, मैं आपकी बीवी नहीं हूँ। मीरब ने तड़क कर कहा तो सन्नान जबत से मुट्ठी भींच गया। उसे अपने चचा की इस शहरी बेटी से नफरत थी जो किसी की नहीं सुनती थी। हक की बात है तो वो मैं अभी हासिल कर लेता हूँ, कहते साथ सन्नान ने जबरदस्ती मीरब को गाड़ी में बिठाया। मीरब के चीखने चिल्लाने के बावजूद वो जबरदस्ती मीरब को डेरे पर ले गया जहाँ किसी को आने की इजाजत न थी। गन पॉइंट पर मीरब से निकाह किया, अब मैं तुम पर सारे हक रखता हूँ मीरब सनान शाह, और आज तुमसे सारे हक वसूल करूंगा, ताकि आगे से मेरे आगे जुबान खोलने से पहले 10 बार सोचो। गांव की ये बड़ी सी हवेली शाह खानदान की थी। यही 7 पुश्तों से यहाँ की चौधराहट संभाल रहे थे। शाह खानदान के 2 चश्मो चिराग थे, फिजान शाह और अदनान शाह। सिकंदर शाह के मरने के बाद अदनान शाह, जो कि सिकंदर शाह का बड़ा भाई था, पगड़ी उसके सर पर आ गए, जबकि छोटा बेटा, जो कि शहर से पढ़कर गांव में आकर एक खानदानी लड़की से शादी कर ली थी। शाह फैमिली का कारोबार बहुत से शहरों में फैला हुआ था। इनकी फैक्ट्रियां, कारखाने जो शहरों में थे, इन सब का इंतजाम फैजान शाह ही संभाल रहा था और शहर में ही रिहाइश पजीर था। जबकि अदनान साहब गांव के फैसले और गांव की रवायात की पासदारी करने के लिए गांव में ही रहते थे। कभी कभार शहरों का चक्कर लग जाता और फैक्ट्रियों और कारखानों के मुत्तलिक मालूमात मिल जाती थी। दोनों भाइयों में ताहत प्यार था। अदनान शाह का एक बेटा और एक बेटी थी, बेटा सन्नान और बेटी सोनिया, जबकि फैजान शाह की इकलौती औलाद मीरब थी, जो कि बचपन से लेकर जवानी तक शहर में ही पल भर कर बड़ी हुई और शहर के ही तौर तरीकों को अपनाया था। मीरब एक खूबसूरत, नाजुक मगर खुद एतमाद लड़की थी। उसकी बड़ी रोशन आंखें उसके जज्बात को वाज़ेह करती थी और इन आंखों में एक चमक थी जो उसके ख्वाबों की अक्कासी करती थी। इसके चेहरे पर मासूमियत और जहानत का नुमाया इम्तिजाज नजर आता था। घने कमर तक आते काले बाल और दूध जैसा गोरा रंग इसकी खूबसूरती में मजीद इजाफा करता था। मीरब की शख्सियत में नफासत और दिलकशी थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी। लिबास के मामले में वो जदीद और मुहज़्ज़ब इंतखाब करती थी, जिससे उसकी आज़ाद ख्याली और सलीका झलकता था। शुरू से लेकर ही फैजान शाह ने इस पर किसी किस्म की कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी और गांव के माहौल से बिल्कुल दूर रखा था। वो आज़ादी के साथ अपनी जिंदगी जी रही थी, जबकि अदनान शाह का बड़ा बेटा सन्नान शाह एक दबंग और वची नौजवान था, जिसका कद 6 फुट के करीब था। चौड़ा सीना और मजबूत जिस्मानी साख्त उसे एक हकीकी जागीरदार के रूप में पेश करती थी। इसकी गंदमी रंगत और तीखे नकूश, खास तौर पर गहरी सख्त नजरें, इसकी शख्सियत को मजीद पुरकशिश बनाती थी। सन्नान के माथे पर हमेशा एक हल्की सी शिकन होती थी जो इसकी संजीदगी और मिजाज की सख्ती को जाहिर करती थी। वो हमेशा सफेद शलवार कमीज और काली वास्कट पहनता था। सर्दियों में कंधे पर चादर गिराए उसकी शख्सियत जागीरदाना लगती थी। सन्नान शहर से तालीम हासिल करके गांव में आकर बाप के साथ जमीनें संभाल रहा था। बहुत से नौकर चाकर और यहाँ के कमी कमीन उसके हर हुक्म के ताबिया थे। तालीम भी ज्यादा तो हासिल ना की थी, लेकिन अपने बाप की तरह जागीरदाराना रवैया उसकी रग रग में बसा हुआ था। जबकि दूसरी तरफ मीरब यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी, जो कि छुट्टियों में भी गांव आना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसे गांव के तौर तरीके भी पसंद नहीं थे। लेकिन इस दफा फैजान मलिक और उसकी बीवी ने अपनी बेटी को बेहद मजबूर किया कि वो इनके साथ गांव चले, क्योंकि अकेले शहर में नौकरों के साथ रहना उन्हें अच्छा नहीं लगता और उसके ताया जान को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं कि वो हर दफा इसरार करते हैं कि मीरब को आप लोग साथ नहीं लेकर आए। इसी वजह से वो अपने माँ बाप की मजबूर करने पर उनके साथ गांव चले गए थे। गांव में मीरब और उसके वालिदैन का बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया गया। सनान शाह की माँ और बहन मीरब को बहुत चाहती थी और ताया जान भी मीरब को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। लेकिन अब चूंकि मीरब काफी देर के बाद आई थी, अब वो मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। मुकम्मल तौर पर शहरी रूप और वही आजाद ख्याली उसे देखते ही ताया जान के माथे पर 100 बल पड़े थे और पास खड़ा सन्नान, जो पहले भी कई दफा मीरब से इसके घर पर मिल चुका था। जब से ये बड़ी हुई थी, न जाने सन्नान को क्यों इस पर गुस्सा आता था, क्योंकि इसकी आजाद ख्याली सन्नान को एक आंख नहीं भाती थी, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकता था। आज जब मीरब उसके घर आए, तभी वो अपनी माँ के कान में सरगोशी करने लगा। अम्मा साईं, आप चच्ची साईं से बात करें कि मीरब से कहे कम से कम गाँव आकर अपने सर पर दुपट्टा ले ले। इसकी माँ ने हाथ के इशारे से उसे चुप करवा दिया था, लेकिन सन्नान खा जाने वाली नजरों से मीरब की तरफ देख रहा था। मीरब ने जब एक आंख उठाकर उसकी तरफ देखा तो गुस्से की शदीद लहर सन्नान की आंखों से निकल रही थी, लेकिन मीरब को इसकी जरा परवाह नहीं थी। शाम के खाने पर सब लोग ही बैठे थे जब मीरब जीन्स और टी शर्ट में खाने की टेबल पर आई। अदनान शाह फैजान शाह की तरफ देखने लगे और बोले, हम तो सोचते थे फैजान
کہ तुम शहर में रहकर भी अपने तौर तरीके और रहन सहन नहीं भूले होगे, लेकिन तुम अपनी औलाद की ऐसी तरबियत कर रहे हो, ये सोचकर हमें शर्म आ रही है। तभी मीरब अपने ताया जान की तरफ देखने लगी और बोली, क्यों ताया जान, क्या हुआ मेरी तरबियत को? मेरे बाबा ने मेरी बहुत अच्छी तरबियत की है, कम अज कम इन गांव वालों से तो अच्छी हूँ जो दूसरों की गुलामी तो कबूल नहीं करती। इतनी बात सुनते ही सनान गुस्से से मीरब की तरफ घूरने लगा, लेकिन मीरब कहाँ किसी से डरने वाली थी। उसने भी सन्नान को इन्हीं तीखी नजरों से देखा था। मीरब ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की कि वो अपनी कजन सोनिया के कमरे में ही रुकेगी, क्योंकि सोनिया के साथ उसकी काफी गहरी दोस्ती थी। मीरब हाथ में किताब पकड़े कुछ पढ़ने में मशगूल थी, जब सोनिया उसके बिल्कुल करीब आकर बोली, तुम कितनी खुशकिस्मत हो ना, चच्चा जान ने कभी भी तुम्हारे ऊपर सख्ती नहीं की, और एक मैं हूँ, बचपन से लेकर जवानी तक हमेशा भाई और बाप का रो भी देखा है। तुमने कहीं नहीं जाना, बड़ी चादर लेकर जाना है, चेहरा ढांप कर जाना है, कॉलेज नहीं पढ़ना, कॉलेज में पढ़ के लड़कियां आवारा हो जाती हैं और ना जाने क्या क्या। मीरब ने अपनी किताब बंद करके एक साइड पर रखी और बोली, इसमें गलती किसकी है? तुम्हारी अपनी। अपने हक के लिए जब तक खुद नहीं बोलोगी तब तक दूसरे प्लेट में रखकर तुम्हें तुम्हारा हक नहीं देंगे। सोनिया बोली, ना बाबा ना, तू तो जानती नहीं बाबा साईं को, वो तो ऐसी बात मुंह से निकालने से पहले ही दफन कर दे मुझे। मीरब ने एक लंबी आह भरी और बोली, पता नहीं इस गांव के हालात कब बदलेंगे। चलो ठीक है सोनिया, आप सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। इतना कहते ही मीरब ने अपनी साइड का लैंप बंद किया और सोनिया को भी सोने का बोल दिया, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो सोच रही थी कि कितनी घुट घुट कर ये लोग जिंदगी जी रहे हैं, ये भी कोई जिंदगी है। अगले ही दिन गांव में एक जिरगा बुलाया गया था, जो कि हवेली के बाहर ही रखा गया। ये जिरगा एक गांव की लड़की जैनब के किसी मसले पर था। मीरब, जो इस वक्त नाश्ता करके बाहर निकली थी, हवेली के बाहर इतने लोगों का हजूम इकट्ठा देखकर खुद भी वैसे ही बाहर चले गए। सनान शाह, जो अपने बाप के अदनान शाह के साथ बैठा था, उसे देखते ही खड़ा हो गया और हाथ के इशारे से उसे अंदर जाने का बोला, लेकिन मीरब अपनी जिद की पक्की थी। अदनान शाह इस वक्त पंचायत के लोगों से इस लड़की के बारे में पूछ रहा था। मीरब बहुत गौर से ये सब कुछ सुन रही थी। वो आदमी बता रहा था कि जैनब अपने किसी मोहल्ले के लड़के को पसंद करती है और उस पर इसका चच्चा जाद ने इल्जाम लगाया है कि वो घर से भागने की कोशिश कर रही थी। चच्चा के बेटे ने उसे पकड़ा है। अदनान शाह ये सब सुनने के बाद जैनब को खड़ा करके पूछने लगा, हाँ बताओ, तुम जानती हो कि ये हमारे गांव के कानून के खिलाफ है। खानदानों में ही शादियां होती हैं, जबकि लड़का ना तो वो तुम्हारी जात का है और ना ही तुम्हारे खानदान का, और तुम इसके साथ भागने की कोशिश कर रही थी। जैनब बोली, ना साईं, ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरा चच्चा जाद झूठ बोल रहा है। मैं इस लड़के को पसंद जरूर करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन उसके साथ भागने का तो मैंने कभी सोचा भी नहीं। जैनब का बाप बिल्कुल खामोशी के साथ सर झुकाए खड़ा था, जबकि उसके चच्चा जाद बार बार उस पर इल्जाम लगा रहा था। अदनान शाह तमाम लोगों की बात सुनने के बाद अपना फैसला सुनाने के लिए तैयार था। सनान, जो अभी तक मीरब को ही घूर रहा था, उसका ध्यान भी नहीं था कि फैसले में लोग क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन मीरब मुकम्मल तौर पर दिलचस्पी के साथ उस सारे मामलात पर गौर कर रही थी। तभी सनान के वालिद अदनान शाह ने यह फैसला सुनाया कि जो बासर फैमिली का आदमी जैनब पर इल्जाम लगा रहा है कि अपने मोहल्ले के लड़के के साथ भागने लगी थी, जैनब का निकाह उसी शख्स के साथ कर दिया जाए जो कि जैनब का चच्चा जात भी है, इसके खानदान का भी होगा। तभी जैनब बोली, ना साईं, ऐसा जुल्म ना करें, ये पहले से शादीशुदा है और 2 बच्चों का बाप भी है। तभी अदनान शाह बोला, लेकिन तुम्हारे खानदान का तो है। देख लड़की, हम जो फैसला कर देते हैं पूरे गांव वालों को इस पे सर झुकाना पड़ता है। लड़की का बाप, जो खामोशी के साथ खड़ा ये सब कुछ सुन रहा था, फिर बोला, जी साईं, जैसे आपका हुक्म वैसे ही होगा। लेकिन जैनब बार बार अदनान शाह के आगे हाथ बांधे माफिया मांग रही थी और कह रही थी, साईं, मेरा कोई कसूर नहीं, मैं इस लड़के के साथ नहीं भागी, मैं सिर्फ शादी करना चाहती हूँ और आपकी इजाजत से ही शादी करनी थी। साईं, इसके साथ मेरी शादी ना करें, ये बड़ा जालिम है, अपनी बीवी को भी बहुत मारता है। मीरब को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मीरब तेज तेज कदम बढ़ाती जिरगे के बिल्कुल पास पहुंची थी और जैनब को यूं देखकर बोली, ताया साईं, आप इस लड़की पर ऐसा जुल्म कैसे कर सकते हैं? ये कैसा इंसाफ है? एक मासूम लड़की को अपनी मर्जी के खिलाफ निकाह पर मजबूर करना, ये फैसला उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। इंसाफ का मतलब ये नहीं कि किसी के साथ ज्यादती की जाए। मीरब की बातों से जिरगे में खामोशी छा गई, मगर अदनान शाह और उसके गांव के दूसरे बुजुर्गों ने, जो कि अदनान शाह के खास करीब थे, इससे खानदानी मामलात में मुदाखलत करने पर गहरी और तेज नजरों से देखा था। सन्नान, जो अपने वालिद का वफादार था, मीरब की बातों से गुस्से से भर गया और बुलंद आवाज में बोला, मीरब अंदर चलो, तुम्हें गांव के मामलात की समझ नहीं है, ये हमारा तरीका है और तुम्हारे जैसे शहरी लोगों को इसमें बोलने का हक नहीं।
तुम बाबा साईं के फैसले की तौहीन कर रही हो। मीरब ने बेखौफ होकर जवाब दिया, तौहीन इस वक्त होती है जब किसी इंसानियत के खिलाफ फैसला किया जाए। तुम लोग ज़ैनब की जिंदगी के बारे में सोचने की बजाय अपनी झूठी गैरत का दिफा कर रहे हो। अदनान शाह दोनों को यूं लड़ते हुए देखकर बोले, मीरब तुम अंदर चलो। तभी मीरब ने जवाब दिया, नहीं ताया साईं, मैं ऐसे अंदर नहीं जाऊंगी। मैं अपनी आंखों के सामने किसी मजलूम लड़की के साथ जुल्म होता नहीं देख सकती। आपको अपना फैसला बदलना पड़ेगा। अदनान शाह ने जिरगा खत्म करने का हुक्म दिया और अपने हुक्म की तामील करने का भी कहा। जिरगे के तमाम लोग उठकर चले गए थे। ज़ैनब वहीं बिलक बिलक कर रो रही थी और इसका बाप उसे कंधे से उठा रहा था कि चलो बेटी घर, अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि फैसला हो चुका है। मीरब ज़ैनब के पास गई और बोली, तुम फिक्र नहीं करो, मुझसे जितना हो सका मैं तुम्हारे लिए करूंगी। ये कैसा गांव है, किसी पर भी बगैर सोचे समझे अपना फैसला मुसल्लत कर दिया जाता है। तुम लोग खुद अपने मामलात में क्यों नहीं बोलते? सनान शाह जो अभी वहीं खड़ा था तभी बोला, चलो उठो मीरब, मैं कहता हूँ अंदर चलो हवेली में, मैं अभी चचा साईं से बात करता हूँ। तुम किस कदर बिगड़ी हुई हो, कैसी तरबियत की है चचा जाने तुम्हारी। तभी मीरब एकदम से खड़ी हुई और बिल्कुल सन्नान के करीब जाकर अपनी उंगली का इशारा करते हुए बोली, एक लफ्ज भी मेरी तरबियत में ना कहना, तरबियत तो तुम्हारी गलत हो रही है और तुम जागीर लोग खुद को समझते क्या हो? इन बेबस और मजलूम कमजोर लोगों पर अपने फैसले मुसल्लत करके खुद को बहुत बहादुर समझते हो। सनान गुस्से से भड़क उठा और कहा, हमारी रवायात पर तनकीद करना आसान है मगर इनकी अहमियत को समझना तुम्हारे बस की बात नहीं। खानदान का मान, गैरत और इज्जत हमारी पहली तरजीह है और तुम्हारे जैसे ख्यालात इस इज्जत को खराब करते हैं। मीरब ने एक लंबी सांस भरी और सन्नान से मुखातिब हुई, रवायात का मतलब ये नहीं कि हम दूसरों की आज़ादी और खुशी छीन लें, इज्जत दिलों में होती है, जबरदस्ती के असूलों में नहीं। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो शायद आपने अभी तक दुनिया को सही तरीके से देखा नहीं। सन्नान ने मीरब की ये बात सुनते ही मीरब का बाजू पकड़ा और उसे खींचता हुआ अंदर ले गया जहाँ पर खानदान के सब लोग जमा हुए बैठे थे और अदनान शाह मीरब के बाप पर गुस्सा हो रहा था कि उसने मीरब की तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं की। इसने आज जिस तरह पंचायत में पूरे गांव के सामने उसके फैसले की नफी की है, इससे ये बात तो साबित हो गई कि अगर वो ऐसे ही रही तो हमारे खानदान की इज्जत का जनाजा निकाल देंगे। सन्नान गुस्से की हालत में हवेली में दाखिल हुआ तो सब लोग ही उठकर खड़े हो गए। अभी मीरब का बाप बोला, सन्नान बाजू छोड़ो मीरब का, ये तुम क्या कर रहे हो? सन्नान ने जवाब दिया, चचा जान, ये आपने कैसी तरबियत की है अपनी बेटी की? बहुत दफा मैंने बाबा साईं से बात की है कि मीरब को शहरी माहौल से दूर रखा जाए, लेकिन नहीं, मेरी किसी ने एक बात नहीं मानी। अब भुगते इसका नतीजा सब लोग मिलकर। मीरब का बाप इसके करीब गया और बोला, देखो बेटा मीरब, तुम्हें तायाजान के फैसले में नहीं बोलना चाहिए था। तभी मीरब बोली, क्यों बाबा, आप तो जानते हैं ना कि किसी पर अपना फैसला यूं ही मुसल्लत कर देना कितनी गलत बात है, तो फिर तायाजान ऐसा क्यों करते हैं? मीरब के बाप ने मुंह पर उंगली रखते हुए उसे खामोश करवाने की कोशिश की, लेकिन मीरब ताहर गुस्से में थी। इस वक्त वो इस कदर गुस्से में थी कि उसे समझ ही नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। वो अपने कमरे में चली गई थी। दोपहर और रात दोनों टाइम ही वो खाने के टेबल पर नहीं आई थी, बल्कि ताईजान के कहने पर भी घर के नौकरों ने उसे खाना उसके कमरे में ही दे दिया था। सारी रात बेचैनी में गुजरी थी। उसे रह रह कर ख्याल आ रहा था कि अगर वो ज़ैनब के लिए कुछ ना कर सकी तो वो भी कसूरवार होगी। इसलिए वो सुबह होते घर के खास नौकर रशीद बाबा के साथ ज़ैनब के घर पहुंची थी। इधर ज़ैनब और उसके माँ बाप का भी बुरा हाल था। मीरब को देखते ही ज़ैनब मीर की तरफ भागी और बोली, छोटी बीबी मुझे बचा ले, मेरा वो कज़न फरहान वहशी है, वो अपनी पहली बीवी को भी बहुत मारता है, मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहती। मीरब ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारा निकाह इस लड़के से करवाऊंगी जिससे तुम शादी करना चाहती हो। अभी मीरब उससे ये अल्फाज ही कह रही थी कि बाहर से गाड़ी रुकने की आवाज आई। मीरब ने जैसे ही मुड़कर देखा तो सनान गुस्से की हालत में गाड़ी से निकलकर मीरब की तरफ बढ़ रहा था। वो मीरब से बोला, मीरब तुम्हें मना किया था कि तुम घर से नहीं निकलोगे और शाम को ही चचा जान तुम्हें लेकर शहर जा रहे हैं, इसलिए तुम इस मामले से दूर ही रहो तो बेहतर है। मीरब गुस्से से सनान की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें किसने कह दिया कि मैं शहर वापस जा रही हूँ? मैं ज़ैनब को इंसाफ दिलवाए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी, मेरी ये बात कान खोल कर सुन लो। तभी सन्नान बोला, चलो मेरे साथ हवेली। मीरब ने एक झटके से अपना बाजू उसके हाथ से छुड़वाया और बोली, आप मुझ पर हक नहीं जता सकते, मैं आपकी बीवी नहीं हूँ। मीरब ने तड़क कर कहा तो सन्नान जबत से मुट्ठी भींच कर रह गया। उसे अपने चचा की शहरी बेटी से इसीलिए नफरत थी जो किसी की नहीं सुनती थी। हक की बात है ना, तो मैं अभी हासिल कर लेता हूँ। कहते साथ ही सन्नान ने जबरदस्ती मीरब को गाड़ी में बिठाया। मीरब के चीखने चिल्लाने के बावजूद वो जबरदस्ती उसे गाड़ी में बिठाकर अपने डेरे पर ले गया, जहाँ किसी को भी आने जाने की इजाजत ना थी। मीरब चीख रही थी, सनान मुझे छोड़ दो, तुम अच्छा नहीं कर रहे।
मुझे यहाँ अपने डेरे पर क्यों ले आए हो? तुम तो मुझे हवेली लेकर जाने वाले थे। तभी मौलवी साहब और सन्नान के कुछ खास बंदे वहां पर आए। एक नौकरानी ने मीरब के सर पर सुर्ख दुपट्टा दिया तो सन्नान बोला, कह रही थी ना आपकी बीवी नहीं, इसलिए अब हक नहीं जता सकते। आज तुमसे निकाह करके खानदानी रवायत को तोड़ने की सजा दूंगा। तभी मीरब बोली, तुम जबरदस्ती मुझसे निकाह नहीं कर सकते। सन्नान ने जवाब दिया, ये पिस्तौल देख रही हो, इसके अंदर इस वक्त 6 गोलियां हैं। अगर तुमने निकाह ना किया तो ये 6 की 6 गोलियां तुम्हारी खोपड़ी में उतार दूंगा और किसी को तुम्हारी लाश तक की भिनक नहीं होगी। इसकी धमकी सुनकर मीरब खौफजदा हो गई थी। तभी वो मौलवी साहब से बोला, निकाह शुरू करें। मौलवी साहब सनसान शाह ने गन पॉइंट पर मीरब से निकाह कर लिया और बोला, अब मैं तुम पर सारे हक रखता हूँ मीरब सनान शाह, और आज से ही सारे हक वसूलूंगा ताकि आगे से मेरे आगे जुबान खोलने से पहले 10 बार सोचो। मीरब की आंखों से जारों की तार आंसू जारी थे। वो इंतहाई सख्ती की हालत में थी। सुबह से शाम हो गई थी लेकिन सन्नान अभी तक उसे हवेली लेकर नहीं गया था। उसे बार बार अपने बाबा और मामा का ख्याल आ रहा था कि न जाने वो क्या सोच रहे होंगे और उन पे क्या बीत रही होगी। वो सन्नान से बार बार कह रही थी, मुझे हवेली लेकर चलो, देखो तुम जो कुछ कर रहे हो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सन्नान बोला, इतनी जल्दी किस चीज की है? हवेली ही जाना है और इधर ही रहोगी तुम हमेशा मेरे साथ। वो इसे अभी घर ले जाने के लिए तैयार नहीं था। मीरब का दिल अजीब तरीके से धड़क रहा था कि न जाने अब सन्नान उसके साथ क्या करने वाला है। रात भर सन्नान ने उसे कमरे में बंद रखा। सुबह होते ही उसे लेकर हवेली पहुंचा था। हवेली के सब लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। मीरब को देखते ही इसका बाप उसकी तरफ लपका था और बोला, कहाँ चली गई थी मीरब बेटा? तुम्हें पता है यहाँ गांव में हमारे दुश्मन भी रहते हैं, कहीं तो इनके हाथ तो नहीं लग गई थी? तभी सन्नान बोला, चचा साईं परेशान होने की जरूरत नहीं, मैंने और मीरब ने निकाह कर लिया है और मीरब मेरे साथ मेरे चेहरे पर ही थी। वो इतनी बेबाकी से ये बात कर रहा था और मीरब बेबसी से खड़ी उसे हक्का बक्का देख रही थी। लेकिन इतनी बात सुनते ही मीरब के बाप पर जैसे कोई धमाका हुआ था। वहां खड़े सब के सब लोग ही हैरान और परेशान थे कि सन्नान ये सब क्या कह रहा है। मीरब के बाप ने एक नजर मीरब की तरफ देखा और बोला, मीरब तुम एक दफा मुझे कह देती कि तुम सन्नान के साथ शादी करना चाहती हो। वैसे भी हम लोगों ने तो पहले ही तय किया हुआ था कि तुम्हारी और सन्नान की शादी करेंगे, लेकिन इस हद तक जाने की क्या जरूरत थी? तभी मीरब अपने बाप का बाजू पकड़ते हुए बोले, बाबा मेरा यकीन करें, सन्नान ने जबरदस्ती गन पॉइंट पर निकाह किया है मुझसे। तभी सन्नान बोला, मीरब क्यों झूठ बोल रही हो? इस निकाह में हम दोनों की मर्जी शामिल थी। सन्नान के इस झूठ पर मीरब हक्का बक्का उसे तक रही थी कि अब ये कौन सा नया ड्रामा रचाने वाला है। मीरब के बाबा ने अपना मुंह मोड़ लिया। मीरब दूसरी साइड होती हुई बोली, बाबा आपको अपनी मीरब पर यकीन नहीं? मैंने आज तक कोई भी काम आपको बताए बिना नहीं किया। सन्नान झूठ बोल रहा है, इसने मुझसे बदला लेने की खातिर निकाह किया है। मीरब के बाप उससे बाजू छुड़वाकर अंदर कमरे में चले गए थे। सन्नान का बाप जो कि फखरिया नजरों से अपने बेटे को देख रहा था, शायद वो भी समझ गया था कि सन्नान ने अपने बाप से की हुई बदतमीजी का बदला लिया है। मीरब ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। इसके बाबा अलग से परेशान थे, जबकि माँ दरवाजे के सामने खड़ी बार बार मीरब को दरवाजा खोलने का कह रही थी कि मीरब दरवाजा खोलो, देखो तुम हम दोनों की इकलौती औलाद हो। अब तुमने जब सन्नान से निकाह कर लिया है तो कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हारी शादी कल को भी सन्नान से ही होनी थी। मीरब को अपनी माँ की ये बात सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, तो वो बोली, मामा खुदा का वास्ता है मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दें, मैं किसी से कोई बात नहीं करना चाहती। दूसरी तरफ सन्नान मीरब से बदले की आग में झुलस रहा था। वो अपने जूते उतारते हुए एक साइड पर रखते हुए बोला, अब पता चलेगा मीरब सन्नान शाह कि अकड़ और जिद क्या चीज होती है। गिन गिन के बदले लूंगा और मुझे इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता था। मीरब के रोने की वजह से आंखें बहुत ज्यादा सूज चुकी थी। अगली सुबह भी वो कमरे से बाहर नहीं निकली। तभी उसकी माँ और बाबा ने उसका दरवाजा खटखटाया तो उसने दरवाजा खोला। वो अपने बाबा को देखते हुए बोली, बाबा आपको भी मेरी बात का यकीन नहीं आया? वो सन्नान झूठ बोल रहा था। उसके बाबा ने जवाब दिया, मुझे यकीन है तुम पे, लेकिन अब जो कुछ हो गया है इसको हम बदल नहीं सकते। आज ही भाईजान तुम्हारे और सन्नान के निकाह का ऐलान करने वाले हैं। इसके बाद तुम दोनों के निकाह का फंक्शन रखा जाएगा। लेकिन बाबा ऐसे कैसे कर सकते हैं आप और ताया जान? मैं सन्नान के साथ नहीं रहना चाहती। उसकी और मेरी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। ये जबरदस्ती है, मैं उसके लिए राजी नहीं। मेरे सामने इस निकाह की कोई वक़्त नहीं। तभी इसके बाबा ने जवाब दिया कि निकाह निकाह होता है। जब तुमने एक दफा सन्नान को कबूल कर लिया, अब तुम उसकी बीवी हो। अब तुम इसके निकाह से नहीं मुकर सकती और हम सब की इज्जत इसी में है। अगर अब तुमने इनकार किया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। मीरब बिल्कुल बेबस हो चुकी थी। उसी दिन मीरब के ताया जान इन दोनों के निकाह की खबर गांव के मुअज़्ज़ज़ लोगों तक पहुंचा दी गई।
उन्होंने कहा था कि निकाह की बड़ी दावत रखी जाएगी, जबकि निकाह सादगी से किया गया है। सुनान अपनी इस पता पर बहुत खुश था, जबकि मीरब घर वालों को लाख यकीन दिलाने के बावजूद भी कसूरवार ही ठहरी थी। अगले दिन ही उसके वलीमे का बहुत बड़ा फंक्शन रखा गया और मीरब का सारा सामान सन्नान के कमरे में शिफ्ट कर दिया गया और उसकी ताईजान का हुक्म था कि आज के बाद मीरब और सन्नान दोनों एक ही कमरे में रहेंगे। मीरब को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी वो बोली, लेकिन ताईजान, मैं आपके बेटे के साथ इस कमरे में नहीं रह सकती। सन्नान जो पास ही खड़ा अपनी फतह की खुशी पर मुस्कुरा रहा था, मीरब की तरफ देखता हुआ बोला, मीरब, सन्नान शाह, आपका और मेरा कमरा एक ही है, तो इसलिए आपको इधर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारी हवेली में ये रवाज नहीं कि मियाँ बीवी दोनों अलग अलग कमरे में रहें। मीरब सन्नान की इस बात पर तड़प उठी थी। मजबूरन मीरब को सन्नान के कमरे में रहना पड़ा। अगले दिन चूंकि सन्नान और मीरब के वलीमे का फंक्शन था, मीरब जो अब सोने के लिए लेटी ही थी, इतने में कोई कमरे में दाखिल हुआ। मीरब एकदम से उठ बैठी और सन्नान को देखते ही उसके माथे पर 100 बल पड़े थे। तभी उसे घूरते हुए बोली, तुम्हें तमीज नहीं है कि किसी के कमरे में बगैर इजाजत नहीं जाते? तभी सन्नान बोला, शायद आप भूल रही हैं मीरब सन्नान शाह, ये मेरा भी कमरा है। वो मीरब को चिढ़ाने के लिए उसी नाम से बुलाता था। सन्नान मीरब के पहलू में जैसे ही आकर लेटा तो मीरब यहाँ से एक झटके से उठ खड़ी हुई और बोली, आप यहाँ नहीं सोएंगे, आप वहाँ सोफे पर चलें। तभी सन्नान जवाब दिया, अब शायद भूल रही हैं, ये मेरा कमरा है और ये बेड भी मेरा है, इसलिए सोफे पर मैं नहीं, तुम लेटोगी। चलो उठो जल्दी से। सन्नान हुक्मी अंदाज में बोला था। मीरब गुस्सीले अंदाज में उठकर सोफे पर चली गई थी। ये सारा मंजर देखकर सन्नान को बहुत मजा आ रहा था। वो हल्का सा मीरब की तरफ देख के मुस्कुराया और सोने के लिए लेट गया था। रात को अचानक से सन्नान की आंख खुली तो उसकी नजर उससे कुछ फासले पर सोफे पर सोती मीरब पर पड़ी, जो सोती हुई बहुत खूबसूरत लग रही थी। इस वक्त रात का सकूत हर तरफ छाया हुआ था। चांदनी सन्नान के कमरे की खिड़की से अंदर आ रही थी। खिड़की के पर्दे पीछे थे और इसकी चांदनी की रोशनी सीधी मीरब के चेहरे पर पड़ रही थी, जो गहरी नींद में थी और हमेशा की तरह बेपरवाह और आजाद नजर आ रही थी। मगर आज कुछ मुख्तलिफ था। सन्नान, जो अब तक उसे सिर्फ आजाद ख्याल और जिद्दी समझता था, आज चुपके से उसे देख रहा था। इस वक्त सन्नान को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका सांस थम सा गया हो, जब उसने देखा कि वो बेहद सुकून और मासूमियत के आलम में सो रही थी, ऐसे जैसे दुनिया के गमों से बेनियाज हो। कल तक जो इतना रो रही थी, आज न जाने क्या सोचकर उसके दिल से सारी परेशानी खत्म हो गई थी। लेकिन इस रिश्ते को उसने अभी तक तस्लीम नहीं किया था। इसके बाल जो बिखरे हुए थे, चांद की रोशनी में चमक रहे थे। इसकी पलकें सुकून से झुकी हुई थी और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे कोई हसीन ख्वाब देख रही हो। वो नजारा किसी पेंटिंग की तरह था, खामोश और दिल को छू लेने वाला। अचानक सन्नान के दिल में एक अजीब सा एहसास जागा। वो नफरत जो बरसों से उसके दिल में थी, आज ऐसा लग रहा था कि उस चेहरे की खूबसूरती में दफन हो गई हो। वो हमेशा से ही मीरब को पसंद नहीं करता था, लेकिन न जाने क्यों आज वो उसे बेहद खूबसूरत और मासूम लग रही थी। तभी उसने अपने सर को झटका और खुद से मुखातिब हुआ, ये सन्नान शाह, तुम्हें क्या हो रहा है? ये वही आजाद ख्याल और बदतमीज मीरब है। तभी उसने करवट ली और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन मीरब का चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। फिर न जाने रात के आखिरी पहर कब उसकी आंख लगे। सुबह जब वो सोकर उठा, मीरब शीशे के सामने खड़ी अपने बालों को ब्रश कर रही थी। उसे जागता देखते ही जल्दी से ब्रश ड्रेसिंग टेबल पर रखा और उसके सामने आ खड़ी हुई और बोली, उठ के सन्नान शाह, माना ये कमरा आपका है और बिला इजाजत इस कमरे में आ गए थे, लेकिन रात को किसी को यूं छुप छुप कर देखना ये कहाँ की इंसानियत है? सन्नान हक्का बक्का मीरब के चेहरे की तरफ देख रहा था। तभी बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं क्यों छुप छुप कर तुम्हें देखूंगा? वैसे भी बीवी हो तुम मेरी, तुम्हें देखने का पूरा हक रखता हूँ। जैसे ही सन्नान ने ये बात कही, मीरब की छठी हिस्स को कुछ बुरा होने की खबर मिली। तभी वो दरवाजे की तरफ पलटी थी, लेकिन उसके कदम बढ़ाने से पहले ही सन्नान ने उसका हाथ थाम लिया और उठ खड़ा हुआ, उसको खुद के करीब किया और बोला, अब सारे हक रखता हूँ तुम पर, लेकिन इतना कमजोर नहीं। सन्नान शाह के किसी लड़की की खूबसूरती देखकर अपने आप को उसके आगे झुका दे। मीरब ने उससे अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन उसकी गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि मीरब बेबस रही। तभी सन्नान हल्का सा मुस्कुराया। अचानक से मीरब की नजर उसके चेहरे की तरफ पड़े। ये अकड़ मिजाज और खड़ूस आदमी, जिसको कभी आज तक मीरब ने हंसते हुए नहीं देखा था, आज उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर वो हैरान रह गए, क्योंकि उसके दोनों रुखसारों में पड़ते हुए डिम्पल उसकी हल्की हल्की दाढ़ी में भी नुमायां नजर आ रहे थे। इसकी खूबसूरत आंखें उसके चेहरे के साथ ही मुस्कुरा रही थी। एक पल में तो मीरब का इसकी खूबसूरती में खो जाने को दिल चाहा, लेकिन जल्दी से उसने अपनी नजरें झुका ली। सन्नान अभी भी उसका हाथ थामे खड़ा था। तभी अचानक से किसी ने दरवाजा खटखटाया। सन्नान ने मीरब का हाथ छोड़ा और बोला,
अंदर आ जाएं, दरवाजा खुला है। तभी सनान की माँ कमरे में दाखिल हुई और बोली, अरे सनान, अभी तक तुम लोग तैयार नहीं हुए? सब लोग नाश्ते पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और आज वलीमे का फंक्शन भी तो है, इसकी भी तैयारी करनी है। तभी सनान ने जवाब दिया, जी जी अम्मा साईं, बस हम लोग आ ही रहे हैं। तभी सनान की माँ की नजर मीरब पर पड़ी तो वो मीरब को देखकर बोली, आज भी तू इन्हीं आम कपड़ों में खड़ी हो भाई? अब तो तुम सन्नान शाह की बीवी हो और अदनान शाह की इकलौती बहू। ठाट बाट से बाहर निकलो ताकि गांव वाले देखते रह जाएं। और ये तुम्हारे लिए कुछ जेवरात लाई हूँ, ये पहन लो। ये हमारे खानदानी जेवरात हैं, जिनमें से तुम्हारी दादी ने आधे तुम्हारी माँ को और आधे मुझे दे दिए थे। मैंने ये सारे सन्नान की बीवी के लिए संभाल के रखे थे। अब चूंकि तुम्हारा और सन्नान का निकाह हो चुका है, अब ये जेवरात तुम्हारे हैं और ये सारे जेवरात आज के बाद तुमने पहन के रखने हैं। अपने ताईजान की ये बात सुनकर मीरब के सर पर गोया कोई धमाका हुआ था। अब ये नया हुक्म मुसल्लत हुआ था, इतने भारी जेवरात में कैसे पहनूंगी ताईजान? तभी सन्नान ने अपनी माँ के हाथ से वो जेवरात लिए और बोला, ठीक है अम्मा साईं, मीरब अब ये सारे जेवरात पहनेगी, आप फिक्र नहीं करें। आप चले, हम लोग आ रहे हैं। मीरब एक दफा फिर घूरते हुए सन्नान की तरफ देखने लगी। अब की बार वो फिर से अपना हुक्म उस पर मुसल्लत करने जा रहा था। सनान की माँ कमरे से चली गई थी। तभी सनान बोला, ये सारे जेवरात पहन के तुम कमरे से बाहर जाओगे और ये अपना हुलिया दुरुस्त करो। तुम्हारा हुलिया सन्नान शाह की बीवी जैसा ही होना चाहिए। मीरब दांत पीसते हुए बोली, मैं नहीं मानती इस रिश्ते को। तभी सनान बोला, आहिस्ता आहिस्ता मान जाओगे, लेकिन ये जेवरात पहने बिना तुम यहाँ से बाहर नहीं जाओगे। अब मैं तुम्हारा शौहर हूँ और शौहर होने के नाते मेरी हर बात माननी पड़ेगी। और यही हमारे गाँव का असूल है, जो औरतें अपने शौहरों की बात नहीं मानती उनके साथ कुछ ज्यादा अच्छा सलूक नहीं किया जाता। समझ रही हो ना मेरी बात? मीरब ने गुस्से से वो सारे जेवरात उठाए। वो इतने भारी भरकम जेवरात एक एक करके पहन रही थी। इस वक्त उसकी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। सनान को वो पहली दफा मीरब पर गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि वो उसे खड़ा बागौर देख रहा था। सब लोग नाश्ते की टेबल पर मीरब और सनान का इंतजार कर रहे थे। मीरब को देखते ही मीरब की माँ और बाप दोनों मुस्कुरा दिए थे, जबकि ताईजान मीरब को देखते ही बोली, अरे ये तुमने कौन सा रंग पहन लिया? मीरब की माँ इसकी ताईजान की तरफ देखने लगी और बोली, भाभी ठीक ही तो है ये कलर। तभी सनान की माँ ने जवाब दिया, अरे तुम भी तो शुरू से इस शहर में रह रही हो, तुम नहीं जानती कि ये एक जागीरदार की बीवी है। इसको अच्छे और भारी भरकम लिबास पहनने चाहिए। आज के बाद तुम अपना ये वाला सूट बिल्कुल नहीं पहनोगी, बल्कि आज ही मैं डिजाइनर को बुलवा कर तुम्हारे लिए नए कपड़े तैयार करवाती हूँ। वो हमारी खानदानी डिजाइनर है। मेरा हक्का बक्का नजरों से अपनी ताईजान को देख रही थी कि अब न जाने उसे और क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ेगा। वलीमे का फंक्शन शुरू हुआ। मीरब की ताईजान ने मीरब से ये बात कह दी थी कि वो पूरे फंक्शन में बहुत ज्यादा खुश नजर आनी चाहिए, ताकि लोग इसकी खुशी देखकर अंदाजा कर सकें कि मीरब को शाह खानदान की बहू बनने की कितनी खुशी है। न चाहते हुए मीरब ये सब कुछ करने पर मजबूर थी, अंदर से बिल्कुल जल कर रह गई थी। सन्नान शाह के साथ जैसे ही वो वलीमे हाल में दाखिल हुई, सन्नान ने उसका बाजू अपने बाजू में डाल लिया। उसने एक झटके से अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन सनान की गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि उसने उसकी इस कोशिश को नाकाम बना दिया। वो बेबस चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए अपने पहलू में चलने वाले शख्स के साथ चलती जा रही थी। इस शख्स से वो बेइंतहा नफरत करती थी। उसे लगता था उसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। उसने बहुत से ख्वाब देखे हुए थे, वो सारे ख्वाब इस सन्नान शाह की वजह से चकनाचूर हो चुके थे। वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती थी और उसका ख्वाब था कि वो इस गांव की किस्मत बदल देगी। लेकिन अब सन्नान शाह की बीवी होने के नाते इस पर उसकी जिंदगी पर बहुत सी पाबंदियां लगा दी गई थी, जिनको चाहते हुए भी वो तोड़ नहीं सकती थी। यही सोचते हुए उसकी आंखें आंसुओं से भर आई थीं और सन्नान शाह के साथ वो स्टेज पर जा बैठी। सामने लोगों का हजूम देखकर वो चेहरे पर मुस्कुरा रही थी। तभी सन्नान शाह उसके कान के बिल्कुल करीब हुआ और बोला, कैसा लग रहा है मेरी बीवी बनकर मेरे पहलू में बैठना? मीरब सन्नान शाह। मीरब को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। जैसे ही सन्नान सीधा होकर बैठा, मीरब उसके कान के करीब हुई और बोली, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि मीरब फैजान शाह कोई आम पेंडू लड़की नहीं जो तुम्हारे हर हुक्म की पाबंदी करेगी, बल्कि ये वही मीरब है जो आज तक तुम्हारे असूलों के खिलाफ चलती रही है, और ये मीरब कभी नहीं बदलेगी। बदलना तुम्हें पड़ेगा सन्नान अदनान शाह। इसकी इस बात पर सन्नान मुस्कुराया और बोला, ये तो वक्त बताएगा। जवाबन मीरब भी मुस्कुराई और बोली, जल्दी तुम्हें वक्त को पलटता हुआ देखोगे। सन्नान और मीरब एक कमरे में रहते हुए भी दोनों बिल्कुल अलग अलग थे, लेकिन अब एक लंबी खामोशी थी। सन्नान जब भी कमरे में आता तो खामोशी से लेट जाता था, जबकि मीरब उसे देखते ही किसी न किसी किताब का मुताला शुरू कर देती थी। कुछ दिन बाद ही मीरब को यह खबर मिली थी कि इस लड़की ज़ैनब की उसी लड़के के साथ शादी हो गई जिसे वो पसंद करती थी। मीरब बहुत हैरान हुई
کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ تایا جان نے تو اسے اس کے کزن کے ساتھ نکاح کرنے کا بولا تھا جس کے 2 بچے تھے۔ اسے اس کہانی کی سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہوا ہے، لیکن اب یہ سوچتی تھی کہ جب اس کی خود کی زندگی اس جاگیردارانہ سوچ کے مالک سنان سے ہو گئی ہے تو میں کسی کے لیے کیا خاک کچھ کر سکوں گی۔ لیکن آہستہ آہستہ میرب مضبوط ہونے لگی۔ وہ پھر سے اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی تھی۔ اس دن وہ اپنے ڈاکومنٹس نکال کر لیپ ٹاپ لیے بیٹھی تھی، تبھی سنان کمرے میں داخل ہوا اور بولا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرب نے جواب دیا، میں آپ کو جواب دے نہیں۔ تبھی سنان نے اس کے آگے سے فائل اٹھائی اور بولا، جواب دے تو ہو، میری اجازت کے بغیر ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر رہی ہو۔ میرب نے اپنے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے ایک سائڈ پر رکھا اور بولی، مجھے اپنے کسی بھی کام کے لیے تمہاری پرمیشن کی ضرورت نہیں۔ سنان نے جواب دیا، اب تو میں تمہارا شوہر ہوں، اس وجہ سے یہاں ہر کام میری مرضی سے ہی ہوگا۔ ہاں، لیکن تمہیں ایڈمیشن کروانے کی ضرورت نہیں کیونکہ تمہارا ایڈمیشن آلریڈی ہو چکا ہے۔ میرب ہکا بکا سنان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی اور بولی، لیکن کس نے کروایا میرا ایڈمیشن؟ سنان نے جواب دیا، میں نے ہی کروایا ہے کیونکہ رحم آ گیا تھا تم پہ۔ میرب اٹھی اور بولی، نہیں ضرورت مجھے آپ کے احسان کی۔ سنان نے جواب دیا، لیکن اب تو ایڈمیشن ہو گیا ہے اور کل سے ہی تمہیں جوائن بھی کرنا پڑے گا کیونکہ اب گنجائش نہیں کہ تم چھٹیاں کرو، اس لیے کل سے ہی یونی جانا شروع کر دو۔ اس کے بعد بھی میرب کو بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا کہ سنان نے یہاں بھی اس پر اپنی مرضی مسلط کی، لیکن وہ حیران بھی تھی کہ سنان تو اس کی پڑھائی کے خلاف تھا تو پھر خود ہی کیسے اس کا ایڈمیشن کروا دیا۔ اگلے دن سے ہی میرب یونیورسٹی کے لیے تیار ہوئی۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلی تو تائی جان نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا اور وہ بولی، کہاں کی تیاری کر لی ہے؟ تبھی پیچھے آتا سنان بولا، اماں آج سے میرب یونیورسٹی جایا کرے گی اور میں خود اسے چھوڑنے جایا کروں گا اور لینے بھی۔ تائی جان حیرانگی سے سنان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی اور بولے، لیکن تمہارے بابا سائیں اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے۔ تبھی سنان نے جواب دیا، بابا سائیں سے اجازت میں نے لے لی ہے، اسی لیے اسے جانے کی اجازت ملی ہے۔ تائی جان نے اس بات میں سر ہلا دیا اور بولی، ٹھیک ہے، لیکن ناشتہ تو کرتے جاؤ، ناشتہ بالکل ریڈی ہے۔ سنان اور میرب نے ناشتہ کیا۔ سنان خود اسے یونیورسٹی چھوڑنے جا رہا تھا، تبھی بولا، اپنے اصولوں کو بھی مت بھول جانا۔ میرب نے جواب دیا، نہ میں آپ کی غلام ہوں نہ ہی آپ کے حکم کی پابند ہوں، اسی وجہ سے جو میرے دل میں آئے گا میں وہی کروں گی۔ نہ جانے کیوں سنان کو اب اس کی ضد اور جذباتی پن بالکل بھی برا نہیں لگتا تھا، اب وہ بدلے میں صرف مسکرا دیا کرتا تھا۔ لیکن میرب جب سنان کو دیکھتی تھی اسے بہت زیادہ غصہ آنے لگتا تھا۔ لیکن جب میرب یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی تبھی گھر کی پرانی ملازمہ کمرے میں داخل ہوئی اور بولی، چھوٹی بی بی سنان صاحب آج گاؤں کے دورے پر ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ آپ ڈرائیور کے ساتھ یونیورسٹی چلی جائیں۔ تبھی میرب نے جواب دیا، لیکن وہ گاؤں کے کس دورے پر ہیں؟ نوکرانی بولی، وہ ہر مہینے سارے گاؤں میں راشن تقسیم کرتے ہیں نا سنسان شاہ۔ میرب نوکرانی کی یہ بات سن کر بہت زیادہ حیران ہو رہی تھی کہ نہ جانے کیوں اس کے دل میں یہ بات آئی کہ سنان اتنا بھی برا انسان نہیں جتنا وہ سمجھتی ہے۔ پھر ایک دن میرب حویلی کے لان میں کچھ بچوں کو اکٹھا کر کے بیٹھی تھی۔ سنان جو ابھی ابھی حویلی لوٹا تھا اسے یوں بچوں کے درمیان دیکھ کر اس کے پاس چلا گیا اور بولا، میرب یہ سب کیا ہے؟ میرب بولی، آپ کو نظر نہیں آ رہا بچوں کو پڑھا رہی ہوں۔ سنان اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، دیکھو یہ نیا تماشا کیوں لگا رہی ہو، چلو بھیجو ان بچوں کو ان کے گھر۔ تبھی میرب بولی، آپ جانتے تو ہیں میں اپنے قدموں سے پیچھے مڑنے والی نہیں، اس لیے میں ان بچوں کو پڑھاؤں گی تو بس پڑھاؤں گی۔ میرب کی یہ بات سن کر سنان کو غصہ نہیں آیا تھا، حالانکہ اپنے باپ کے فیصلے کے خلاف جانے والے کو وہ مارنے پر تیار ہو جاتا تھا، کیونکہ عدنان شاہ نہیں چاہتے تھے کہ اس گاؤں کے بچے پڑھ لکھ سکیں۔ آہستہ آہستہ سنان اور میرب کے درمیان کے فاصلے کم ہونے لگے۔ سنان میرب کی مضبوطی اور حقیقت پسندانہ رویے کی طرف مائل ہونے لگا۔ وہ اسے سمجھنے کی کوشش کرنے لگا اور میرب کو یہ احساس ہونے لگا کہ سنان جتنا سخت رویہ رکھتا ہے اتنا سخت اندر سے نہیں ہے۔ لیکن سنان میرب کی یوں بچوں کے پڑھانے کے خلاف تھا۔ اس نے میرب کو آج پھر بچوں کو یوں حویلی میں اکٹھا کرنے سے روکا تھا، لیکن میرب کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ وہ ڈرائیور کو لے کر شہر پہنچ چکے تھے کیونکہ وہ آج یہ طے کر چکی تھی کہ اب وہ مزید سنان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ وہ قیدیوں جیسی زندگی گزار رہی ہے۔ لیکن جیسے ہی اس بارے میں سنان کو معلوم ہوا وہ پیچھے ہی اسے لینے کے لیے چلا گیا اور غصے سے بولا، میرب یہ تم کیا تماشا کر رہی ہو، واپس چلو۔ میرب نے اعتماد سے جواب دیا، میں تمہاری قید میں نہیں رہنا چاہتی، میں اپنی شناخت کھونا نہیں چاہتی۔ سنان شاہ تمہیں مبارک ہو تمہاری روایات۔ یہ الفاظ سنان کو جھنجھوڑ کے رکھے۔ پہلی بار وہ میرب کی بات سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ تبھی وہ بولا، دیکھو میرب میں نے تم سے زبردستی نکاح کیا تھا، اس وقت میں تم سے بہت نفرت کرتا تھا، لیکن نہ جانے میں کب ایسا ہو گیا، کیونکہ مجھے اماں سائیں اور بابا سائیں بچپن سے سخت بننے پر مجبور کرتے تھے تاکہ میں اپنے خاندان کا مان رکھ سکوں۔
अपनी रवायात को बरकरार रख सकूं और अपने खानदानी तौर तरीके पर चल सकूं। मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी करता रहा। मेरा ये सख्त रवैया मुझे दूसरों से मुनफरिद रखता है, लेकिन मुझे समझ लग रही है कि तुम कभी भी गलत नहीं थी। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, इतना तो मैं जानता हूँ कि दूसरों पर अपनी मर्जी मुसल्लत करना कोई बेहतर बात नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी रवायात की पासदारी के लिए सब कुछ करता हूँ। मीरब को सन्नान के ये अल्फाज बहुत अच्छे लग रहे थे। उसको सन्नान के अल्फाज ये एहसास दिला रहे थे कि उसके अंदर छुपे दर्द ने ही उसे इस तरह का बना दिया है। तभी ये सन्नान से बोली, ठीक है सन्नान, मैं तुम्हारे साथ वापस जाऊंगी, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम गांव के हालात बदलने में मेरा साथ दोगे। सन्नान मुस्कुराया और बोला, वादा करता हूँ, हम दोनों मिलकर अपने गांव को रंगीन बनाएंगे। किसी किस्म का कोई गम इस गांव में नहीं होगा। मीरब को लेकर सन्नान घर वापस लौट आया। उस दिन से सन्नान ने गांव में एक स्कूल बनाना शुरू किया, जबकि यहाँ के लोग बहुत हैरान थे, क्योंकि आज तक कोई भी उनका बच्चा पढ़ लिख नहीं सका था। सन्नान के वालिदैन ने भी थोड़ी बहुत गुस्सा करने की कोशिश की, लेकिन सन्नान डटा रहा और गांव में एक बहुत अच्छा स्कूल बनाया, जिसमें शहर से कुछ टीचर्स अरेंज किए गए जो कि गांव के बच्चियों को तालीम देते थे। मीरब बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि सन्नान का ये बदला रवैया मीरब को बहुत अच्छा लग रहा था। मीरब अब समझ गई थी कि सन्नान अपने खानदानों की रस्मों को निभाते हुए ऐसा हो गया है। ये उसके दिल में छुपी गैर महफूजी का नतीजा है। अब मीरब भी उसकी हर बात मान लेती थी। सन्नान की हिम्मत और हौसले और उसके साथ की वजह से मीरब बहुत अच्छी डॉक्टर बन चुकी है। और सन्नान ने गांव में एक बहुत बड़ा अस्पताल बनाया, जिसमें फ्री की अदवियात दी जाती हैं और इलाज किया जाता है। अब गांव वाले बहुत खुश हैं। फिर एक दिन सन्नान जो सोने के लिए बेड पर लेटा तो मीरब की तरफ देखते हुए बोला, तुम सोफे पर सोती हो, तुम्हें नींद कैसे आ जाती है? तुम ऐसा करो, आज से तुम बेड पर सो जाया करो और मैं सोफे पर। मीरब मुस्कुराई और बोली, नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। तभी सन्नान उठा और मीरब के बिल्कुल करीब जाकर अपना हाथ उसके सामने करते हुए बोला, क्या मीरब, आज से हम अपने दरमियान के इख्तिलाफात खत्म नहीं कर सकते और मिलकर नई जिंदगी शुरू नहीं कर सकते, जिसमें सिर्फ मोहब्बत हो और दूसरों की खुशी का ख्याल रखते हुए हम एक दूसरे के साथ खुश रहने की कोशिश करें। मीरब ने कुछ सोचते हुए अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। इस वक्त पूरा कमरा खुशी से झूम रहा था, क्योंकि मीरब की जिद की जगह मोहब्बत और एतमाद ने ले ली थी, जबकि सन्नान की जागीरदाराना सोच को मीरब की सोच ने बदल दिया था। इस लम्हे मीरब मुस्कुराई और बोली, मोहब्बत माफी से बढ़कर होती है। सन्नान, मैंने तुम्हें हमेशा समझने की कोशिश की और मैं तुम्हें कबूल करती हूँ। सन्नान और मीरब ने मिलकर गाँव की तरक्की के लिए काम किया। उन्होंने बच्चों के लिए स्कूल बनाया, खवातीन के लिए तरबियती मराकिज कायम किए। दोनों ने अपने माजी के दुखों को पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू की, जहां नफरत की जगह मोहब्बत और एतमाद ने ले ली। अब आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि इन दोनों की कहानी में ज्यादा कोशिश किसने की थी अपने रिश्ते को बचाने के लिए और एडजस्ट होने के लिए। आपकी राय की मुंतज़िर रहूंगी।